एवरीवन, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट नंबर 13 लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए अपन पार्ट नंबर 13 में आज क्या देखेंगे। अपन इससे पहले जो अपन ने देखा था वो आपको पता है कि अपन पढ़ रहे थे आदर्श गैस के दाब के बारे में, अपन एक्सप्लेन कर रहे थे इन चीज़ों को। ठीक है, और अपन ने वहाँ पर ये चीज़ देख ली थी कि आदर्श गैस की दाब, अपन ने गैसों का जो गत्यात्मक मॉडल पढ़ा था उसके अंदर अपने पास आ गया था कि जो दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/3 रो C बार स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आया था, जहाँ C बार अणु के वेगु का वर्गु का क्या है, माध्य था, और रो क्या था, घनत्व था। फिर अपन ने गैस का एकांक आयतन देखा, तो उस कंडीशन में घनत्व का फॉर्मूला अपना क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर अपन ने देखा इसी फॉर्मूले को अपन ने ऐसे लिखा E बार अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, अर्थात जो आदर्श गैस का दाब होता है वो अणु के माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 गुना होता है। ठीक है, ये अपन ने दाब का फॉर्मूला निकाल दिया था। फिर मैंने आपको बताया था इसमें अपन पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक अपन ने किया था अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, जो अपने पास ये आई थी। ठीक है, अपने पास आ चुकी थी। फिर अपन ने दूसरा टॉपिक इसी के अंदर किया था अणु का CRMS। दूसरा टॉपिक अपन ने क्या किया, अणु का CRMS, और CRMS का फॉर्मूला था वर्ग माध्य मूल वेग, जो अपने पास आया PV बराबर 1/3 mNc स्क्वायर RMS। ये आया था अपने पास अणु का CRMS, अणु का वर्ग माध्य मूल वेग, तो PV बराबर 1/3 mc स्क्वायर RMS, और ये किसके बराबर होता है, अपन ने देखा C बार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड हो गया। फिर अपन ने थर्ड देखा इसके ताप की व्याख्या की, आदर्श गैस के ताप की व्याख्या, आदर्श गैस के ताप की व्याख्या की, और ताप की व्याख्या करने पर बाद अपने पास फॉर्मूला बना, वो इस प्रकार बना कि 1/2 m0 C स्क्वायर RMS बराबर 3/2 RT, 1/2 C स्क्वायर RMS बराबर 3/2 RT, और एक अपने पास आया यहाँ से CRMS बराबर दो वैल्यू निकली अपने पास √3 RT अपॉन m0, और या एक आया था अपने पास CRMS बराबर एक मान आया था अपने पास 3 kT अपॉन m। ठीक है, ये अपन ने सोल्व कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपके पीछे, जो आपकी पहले वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने कराया था आपको आदर्श गैस के ताप की व्याख्या कैसे करनी है अपने को। और उसके अंदर अपन ने देखा कि एक तो फॉर्मूला अपने पास आया 1/2 m0 C स्क्वायर RMS, वो किसके बराबर होता है, 3/2 RT के बराबर, यानी कणों की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो परम ताप T के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये अपन ने देख लिया था, अणु की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप T के समानुपाती होती है। ठीक, फिर अपन ने इसको सोल्व किया, इसी को आगे अपन ने किया था, क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने आपको वहाँ करा रखा है। इसी को आगे अपन ने जब सोल्व किया, इसी को आगे जब अपन ने सोल्व किया तो अपने पास CRMS आया, उसको थोड़ा समझो, √3 RT अपॉन m0, ये तो एक तो ये वैल्यू आई, और इसी को जब अपन ने देखा तो एक वैल्यू अपने पास क्या है, √3 kT अपॉन m। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ चुकी थी। ये आया था अणु के वेगु का वर्ग माध्य मूल वेग, वो T के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। CRMS अणु के वेगु का वर्गमूल क्या होता है, T के वर्गमूल के समानुपाती। ये अपन ने पूरा ताप का मेजरमेंट कर लिया था। ठीक है, आज अपन अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसके गैसों की अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण PV = nRT होती है ना, वो अपन किस प्रकार आई वो अपन प्रूव करेंगे। तो आपका इसमें चौथा नंबर का टॉपिक है। ठीक है, सारा प्रोसेस आपका गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अंदर चल रहा है, जिसमें अपन ने आदर्श गैस का दाब की व्याख्या की, और उसी के अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो आज आपका टॉपिक है गैसों की अवस्था समीकरण। पांचवा पॉइंट है आपका गैस की अवस्था समीकरण। चौथा पॉइंट है ना, गैस की अवस्था समीकरण। अच्छा टॉपिक है भी, चौथा हुआ ना। पहला क्या था अपना, पहला था अपना अणु के माध्य गतिज ऊर्जा, दूसरा अणु का वर्ग माध्य मूल वेग, और तीसरा था अपने पास आदर्श गैस के ताप की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर, और चौथा है अपना गैस की अवस्था समीकरण, जो PV = XRT आती है ना, वो कैसे ही अपन वो देखते हैं। तो वी नो डेट, हम जानते हैं, पीछे अपन ने ताप का फॉर्मूला तब निकाला तब अपने पास एक वैल्यू थी P बराबर 1/3 रो C स्क्वायर RMS। पीछे अपन ने देखा था अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, P बराबर 1/3 रो C स्क्वायर RMS। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए आप 1/3 रो क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, mn/v। एम एन क्यों लिखा, टोटल एन अणु, उसका द्रव्यमान क्या है m,
अपॉन वी सी स्क्वायर आर एम एस। अगर मैं वी को इधर भेज दूँ तो अपने पास समीकरण बनती पी वी बराबर 1/3 एम एन सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बना लिया, यहाँ तक आप रुकिएगा। पी वी बराबर क्या बन गई अपने पास 1/3 एम एन सी स्क्वायर आर एम एस। यहाँ पर एम स्मॉल है, ध्यान रखना। टोटल अपने पास एन अणु है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। तो उस प्रकार अपने पास समीकरण यहाँ आ गई। ठीक है, अब अपन ने पीछे देखा ताप के संबंध से, अभी अपन ने ताप का जो रिलेशन पढ़ा उससे, ताप का संबंध क्या कहता है कि जो 3/2 RT होती है वो किसके बराबर होती है, अणु की औसत गतिज ऊर्जा 1/2 m0 c स्क्वायर आर एम एस। जहाँ m0 क्या है आपको पता है, अणुभार। जहाँ m0 क्या है, गैस का अणुभार, अपन ने पढ़ रखा। ठीक है, 3/2 RT बराबर 1/2 m0 c स्क्वायर आर एम एस। ये अपन ने टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ा हुआ है। और जहाँ पर आपका m0 क्या है, उस गैस का अणुभार है। अगर अपन इस वैल्यू को वापस चेंज करते हैं तो वापस चेंज करने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3/2 RT बराबर 1/2 MNA C स्क्वायर आर एम एस। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 3/2 RT बराबर 1/2 MNA C स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, m0 जो होता है ना गैस का अणुभार, वो किसके बराबर होता है, स्मॉल mNA। ये फॉर्मूला होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं। और ये फॉर्मूला मैंने आपको 11th क्लास जो इससे पहले जो 12th क्लास थी उसके अंदर मैंने कराया था। अणुभार स्मॉल m और उसके अवगाद्रो नियतांक जो होता है n है, उसके क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से C स्क्वायर आर एम एस का मान निकाल सकते हो। तो C स्क्वायर आर एम एस का मान कितना हो जाएगा, C स्क्वायर आर एम एस बराबर 2 से 2 कट गया। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, तो C स्क्वायर आर एम एस बराबर 3RT/mn, स्मॉल m है ना। C स्क्वायर आर एम एस बराबर कितना हो गया, 3RT/mn है। और ये मान अपन रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए आप समीकरण 1 में। ये रही आपकी समीकरण 1। तो पी वी बराबर 1/3 mn, 1/3 mn ऐसा कैसे ही। और C स्क्वायर आर एम एस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3RT/mn है। अब कौन क्या करता है, आप ध्यान से देखिएगा। आप 3 से 3 कट गया, स्मॉल m से आपका स्मॉल m कट गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, देखो पी वी इक्वल टू यहाँ से हो गया n/na.RT। यही चल रहे हैं, पी वी इक्वल टू n/na.RT। ठीक है, अब n/na को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आइएगा इधर एक वैल्यू होती है अपने पास जो अपन चेंज कर सकते हैं कि जो x होता है ना, अपन मोल अंश लेते हैं, वो m/m0 के बराबर होता है। x किसके बराबर होता है, कैपिटल m/m0 के बराबर। ठीक है, कैपिटल M पूरे उस गैस का द्रव्यमान और उस गैस का अणुमान। या वापस इसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉल m और n से। कैपिटल M किसके बराबर आपका, स्मॉल m, यानी प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, टोटल कितने अणु n, तो स्मॉल m इंटू n लिख दिया। और m0 को अपन क्या लिख सकते हैं, mNA। अभी मैंने लिखा है, देखिएगा आप, m0 को अपन क्या लिख सकते हैं, mNA। तो स्मॉल m से आपका स्मॉल m कट गया, तो कैपिटल X किसके बराबर हो गया, n/na। कैपिटल X किसके बराबर हो गया आपका, स्मॉल n, यानी टोटल अणु और अपॉन उसके अवगाद्रो नियतांक है। तो इस n/na को मैं किससे लिख दूंगा, x से। तो आपके पास समीकरण क्या होगी, पी वी इक्वल टू XRT। यही समीकरण होती है, बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। यही आपकी समीकरण होती है आइडियल गैस इक्वेशन। यही समीकरण, यही आदर्श गैस की अवस्था समीकरण है। आदर्श गैस की अवस्था समीकरण है कंप्लीट। ये आपकी आइडियल गैस की अवस्था समीकरण हो गई। क्या कुछ नहीं, वापस देखिए एक बार। आदर्श गैस की अवस्था समीकरण अपन ने निकाली। हम जानते हैं दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/3 रो C स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, या इसी को मैंने लिखा 1/3 रो घनत्व को अपन क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान अपॉन आयतन mn/v। यहाँ पर स्मॉल m है। ठीक है, टोटल n अणु है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो स्मॉल m इंटू n। ठीक है, और फिर उसके बाद C स्क्वायर आर एम एस ऐसा कैसे रहा आपका। फिर इसी मान को मैंने V को इधर भेज दिया, तो पी वी बराबर 1/3 ये आपका mn ऐसा कैसे ही C स्क्वायर आर एम एस। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया और यहाँ पर फिलहाल स्टॉप कर लिया। और फिर मैंने क्या किया, आइए आप आगे ताप का रिलेशन, जो इससे पहले वाला अपन ने टॉपिक पढ़ा था। ताप का रिलेशन क्या होता है, जो 3/2 RT आया था अपने पास किसके बराबर आया था, 1/2 m0 C स्क्वायर आर एम एस।
ये अपने पास वैल्यू आ चुकी थी। तो जहाँ m0 क्या है, गैस का अनुभार, m0 क्या होता है, गैस का अनुभार होता है। तो इस यहाँ से मैंने C स्क्वायर RMS निकाला और m0 का एक मान ये भी होता है, m0 बराबर स्मॉल m इंटू NA अवोगाद्रो नियतांक। ये मान मैंने यहाँ पुट किया और यहाँ से मैंने C स्क्वायर RMS निकाला। ठीक है, तो आप जब C स्क्वायर RMS निकालोगे तो 3RT/mNA इस प्रकार आएगा और इसका मान मैंने समीकरण 1 में इसमें रख दिया। इसमें रखने के बाद ये समीकरण ऐसे कटती गई और अपने पास क्या बन गया, PV बराबर स्मॉल n/NA इंटू RT। फिर मैंने देखा जो मोल अंश लेते हैं ना अपन x, वो किसके बराबर होता है, m/m0। m का मान कितना होता है, m इंटू n, और ये हो गया mNA, m से m कट गया तो आपका x किसके बराबर हो गया, स्मॉल n/NA। तो ये मैंने यहाँ रख दिया और आपकी आदर्श गैस की अवस्था समीकरण बनी PV = XRT। बस ये आपकी अवस्था समीकरण कंप्लीट है। अब यहाँ से अपन निकालेंगे गैसेज जो लॉ होते हैं, गैस के नियम, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ये सारे जो नियम होते हैं ना वो अपन इसमें पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। तो अब अपन पढ़ेंगे गैस नियम। आइए, 5वां पॉइंट जो आपका लास्ट इसमें बचा हुआ है गैस नियम। गैस नियम का अपन देख लेते हैं आज कंप्लीट। गैस नियम क्या हो जाएगा अपने पास, आइए 5वां पॉइंट जो आपका लास्ट है गैस नियम। 1 2 3 4 अब 5 बचा। गैस के जो नियम वो अपन पढ़ेंगे। अब इसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ये सारे नियम होते हैं अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पहला नियम है आपका बॉयल नियम, पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री के अंदर। पहला है आपका बॉयल नियम। बॉयल नियम, बॉयल नियम क्या होता है कि अपन जानते हैं कि गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, बस नियम लिखना अपन लिखते हैं, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैसों का जो काइनेटिक मॉडल है उसके अनुसार गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत क्या कहता है, अपने पास समीकरण आई हुई है PV बराबर, क्या समीकरण आई हुई है अपने पास गैसों की गत्यात्मक समीकरण 1/3 PV बराबर 1/3 mn C स्क्वायर RMS। ये अपन ने निकाल देखी। गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत क्या कहता है, PV बराबर 1/3 mn C स्क्वायर RMS। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यदि ताप नियत करें, यदि ताप नियत करें तो C स्क्वायर RMS भी नियत होगा। भाई अपने को पता है ना, ताप नियत करेंगे तो अपने पास पता है C स्क्वायर RMS, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अपने वर्ग माध्य मूल वेग। बेटा जो C RMS था, देखिएगा आप पीछे, वो किसके प्रोपोर्शनल आया, √T के। अपने पीछे देखा कि जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है C RMS, वो √T, टेम्परेचर के √T के क्या होता है, वर्गमूल के प्रोपोर्शनल होता है। आप इसका अगर स्क्वायर करोगे तो C स्क्वायर RMS इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। इज इट क्लियर? स्क्वायर करोगे तो C स्क्वायर RMS इज प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन C स्क्वायर RMS इज ऑल्सो कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो आपका C स्क्वायर RMS भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक स्टेप में इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि PV = RT। अभी अपन ने सोल्व किया था इसी समीकरण को, PV = क्या होती है, XRT। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे इस समीकरण को ऐसे कि अतः नियत ताप पर, अतः नियत ताप पर किसी गैस के लिए, अतः नियत ताप पर किसी गैस के लिए अपन क्या कर रहे हैं, PV = कांस्टेंट। ये आपका बॉयल नियम में होता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर नियत होगा तभी आपका ये PV किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो mn, सारी वैल्यू फिक्स्ड होती हैं, और C स्क्वायर RMS। अगर अपने ताप नियत रखा तो C स्क्वायर RMS, ये जो स्टेप है ना, इससे अपन कह सकते हैं
सी स्क्वायर आर एम एस भी आपका क्या होगा, नियत होगा। और सी स्क्वायर आर एम एस जैसे आपका नियत हुआ तो अपन किसी गैस के लिए पी वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट, या अगर अपन देखें तो वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। यही बॉयल नियम है। अब अपन इसका ग्राफ बना लेंगे, यही बॉयल नियम है। ठीक है, बस ये इस प्रकार अपन कर सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, बॉयल नियम हो जाएगा। नियत ताप पर किसी गैस के लिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या आयतन और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही क्या होता है, बॉयल नियम होता है। बस आपको ये लिखना। अपन चाहे तो इसमें ग्राफ बना सकते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं अपन। ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इस वैल्यू को देखते हुए अपने जो ग्राफ आएंगे वो ऐसे आ जाएंगे। 3 अलग अलग स्टेप में मैं बनाता हूँ ग्राफ। पहला ग्राफ अपना ये आ गया, इधर तो हो गया आपका P प्रेशर, इधर हो गया आपका V वॉल्यूम। एक साइड में अपने P ले लिया और एक साइड में अपने क्या ले लिया, V ले लिया। तो ऐसे बनेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपका T क्या है, नियत। ठीक है, एक ग्राफ और बनाते हैं अपन। 2-3 अपन इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बॉयल नियम में। ठीक है, और एक साइड में तो अपन वही V रखते हैं मैं इधर, और एक साइड में अगर मैं यहाँ पर 1/p ले लूँ तो आपको पता ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। या यूं के तो एक ग्राफ अपन और बना सकते हैं। थर्ड स्टेप आपकी क्या होगी, इधर एक्स एक्सिस पे अपन क्या ले लेते हैं, 1/v, इधर P, और इधर अपन क्या ले लेते हैं, 1/v। तो अभी आपका ग्राफ बिल्कुल कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा। ये तीनों लो देखो, इसको फॉलो कर रहे हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। जो वोल्टेज है, सॉरी जो वॉल्यूम है, वो प्रेशर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो P और V दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर अपन इन दोनों के मध्य ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा आएगा उल्टा। या यूं कहे तो V और 1/p, इन दोनों के बीच में ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल कैसा आएगा, ऐसा आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। या इसी का जस्ट अपोजिट, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। यही फॉर्मूला आपका कैसे हो सकता है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। देन तब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो P और 1/v के मध्य जो कर्व आएगा वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नियम, बॉयल नियम। अब अपन अगर अपने पास 2 अवस्था हो तो अपन इस नियम को ऐसे लिख सकते हैं। देखो, गैस की 2 अवस्थाओं के लिए, गैस की 2 अवस्थाओं के लिए अपने को पता है पीवी इक्वल टू क्या है, नियतांक है। पीवी इक्वल टू क्या है, नियतांक है। ये जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं कि माना कोई गैस है जिसका पहला दाब है P1 बराबर इतना और आयतन V1 बराबर ये है, जब उसको अपन ने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के बाद उसका दाब इतना हो जाता है तो आयतन कितना होगा बताइए। तो इस कंडीशन में अपन बताया कि पीवी कॉन्स्टेंट होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। ऐसे कंटिन्यू चल सकता है, ऐसे कंटिन्यू चल सकता है। तो अपन गैस की 2 अवस्था के लिए अपन क्या बता सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। अगर 3 अवस्था हो तो P3 V3, 4 अवस्था हो तो P4 V4। ऐसे कंटिन्यू आपका फॉर्मूला चल सकता है। ओके, बॉयल नियम कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। इसी का सेकंड पॉइंट आपका चार्ल्स का नियम। सेकंड पॉइंट है अपना चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे सेकंड, बी पॉइंट, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या आता है, आइए सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। अपने को पता है गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार PV इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर RMS। गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है, PV इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर RMS। या अपने को पता है इसी से अपन क्या लिख सकते हैं, PV इज प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर RMS। वैल्यू यही हो रही है, आप ध्यान से देखिएगा। mn वैल्यू फिक्स्ड होती है आपकी, टोटल n नंबर है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान मास है तो m इंटू n टोटल कैपिटल M हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि PV इज प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर RMS। और एक चीज़ अपन ने वैसे ही देख रखी है, बट c स्क्वायर RMS इज ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू t।
देखिएगा आप ध्यान से नियम कैसे चेंज होता है अपने का। यहाँ से अपने लिखा PV इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर RMS, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो सी स्क्वायर RMS है वो ऑलरेडी किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है। तो इस कंडीशन में यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, PV इज प्रोपोर्शनल टू T। इज इट क्लियर? आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV इज प्रोपोर्शनल टू T। ये अपने पास एक वैल्यू है, ठीक है। अब इसको अपन वापस चेंज कर सकते हैं, ये अभी अपना फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर यदि किसी गैस का प्रेशर अपन कांस्टेंट ले ले, किसी गैस का प्रेशर अपन क्या ले ले, कांस्टेंट ले ले, देन V इज प्रोपोर्शनल टू T। V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यदि गैस का दाब P नियत हो, यदि गैस का दाब P नियत हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये होगा V इज प्रोपोर्शनल टू T। या इसी फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन T बराबर कांस्टेंट। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखना आपको है। ये आपका एग्जैक्ट होगा, चार्ल्स का नियम पूरा कंप्लीट है। यानी गैस का जो आयतन होता है परमताप T के क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन T, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, नियतांक के बराबर। अगर आपके पास यहाँ दो अवस्था आ जाए तो अपन कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। जैसे अपना नियम बनता है वैसे अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स नियम। यही चार्ल्स नियम है, ठीक है। यही क्या है आपका चार्ल्स लॉ है। और इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नीचे लाइन बन जाएगी आपकी V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। अभी जो मैंने बताया ना अपन दो अवस्था बनाते हैं, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ठीक है। V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ठीक। अब आप एक ग्राफ और बना लीजिए तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है ना। इसके नीचे से नीचे बनाते जाना आप, है ना। इधर तो हो गया आपका V आयतन, और इधर आगे हो गया आपका टेम्परेचर केल्विन में T। तो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। अभी अपन ने देखा V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। तो आपका ग्राफ कैसे बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा। ये आपका चार्ल्स नियम हो गया कंप्लीट, ठीक है। V अपॉन T किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। यही चार्ल्स नियम है। आप अगर इसकी दो अवस्था बनाना चाहो तो ऐसे बन जाएगी दो अवस्था, ठीक। आगे आइए, तीसरा नियम यहाँ पर बनेगा गेलुसक का नियम। तीसरा नियम यहाँ पर आ जाएगा आपका गेलुसक का नियम, ताप दाब, टेम्परेचर प्रेशर लो। गेलुसक का नियम अपन लिखेंगे ताप दाब का नियम। गेलुसक का नियम, ताप और दाब जो डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, गेलुसक का नियम, ताप दाब का नियम। आइए गेलुसक लॉ क्या करेंगे, अपने को पता है गैसों के वही सेम कंडीशन। हर टॉपिक में अपने को वही लिखना है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल क्या कहती है, पीवी बराबर, काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार पीवी बराबर 1/3 mn c स्क्वायर RMS। या यूं देखे तो PV इज प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर RMS। जी अभी अपन पढ़ा था ना, PV इज प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर RMS, ठीक है। और एक चीज अपने को पता है, चूंकि C स्क्वायर RMS इज प्रोपोर्शनल टू T, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, PV इज प्रोपोर्शनल टू T। अभी अपन ने पढ़ा था PV इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। अब यहां पर अपन मानेंगे स्थिर आयतन। ताप और दाब का नियम किसका है, ये ताप और दाब का। तो आयतन स्थिर होने पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर आयतन स्थिर होने पर, आयतन स्थिर हो गया तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, या इसी को अपन लिख सकते हैं P अपॉन T बराबर कांस्टेंट। यही गेलुसक का नियम है या ताप दाब का नियम है। यही गेलुसक का नियम है।
गेलुसक जो साइंटिस्ट हुआ था उसने अपना लॉ दिया था और उसी लॉ को अपन ने दूसरा नाम बताया ताप और दाब के मध्य। जो चार्ल्स नियम था ना, चार्ल्स में अपन ने किसको स्थिर रखा था, दाब को स्थिर रखा था, और यहाँ पर अपन किसको रख रहे हैं, आयतन को स्थिर रख रहे हैं। तो जैसे आयतन को स्थिर रखने हैं तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P/T बराबर कांस्टेंट। ठीक है, आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ अपना कैसे आ जाएगा, ऐसे, एक साइड में आप P ले लो, एक साइड में आप T केल्विन ले लो, तो अपने पास ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आएगा। ठीक है, बस ये आपका नियम कंप्लीट है। और आप दो अवस्था लिखना चाहो तो अपन कैसे लिख सकते हैं, गैस की दो अवस्थाओं के लिए गैस की दो अवस्थाओं के लिए इस कंडीशन में ना, अगर आयतन नियत हो, यदि क्या नियत हो, आयतन नियत हो, ध्यान रखना, यदि आयतन नियत हो तो अपने पास क्या बन जाएगा, P1/T1 बराबर P2/T2। ध्यान रखना है, सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछता है आपको, बस ये नियम आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करते हो, उनके अंदर उलझ के ले जाते हो। इसलिए कंपटीशन में नियम आपको हर एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखना गेलुसक का नियम कैसा आ गया, जैसे ही अपन आयतन नियत किया तो अपने पास P1/T1/P2/T2 बन गया, और अपने पास चार्ल्स नियम में दाब नियत था तो अपने पास V1/T1/V2/T2 था। तो ये आपका हो गया गेलुसन वाला नियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्राहम का विसरण नियम, अगला वाला आपका, अगला है आपका चौथा नियम है आपका ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं, अच्छे अच्छे नियम है। ठीक है, वही वापस जो अपन चीज़ देखते हैं ना, गेसु का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है, वही सेम कंडीशन, गेसु के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार, गेसु के गत्यात्मक सिद्धांतानुसार, थ्योरी ऑफ गेसु के जो गत्यात्मक थ्योरी होती है उसके अनुसार क्या लिख सकते हैं अपन, पता है P बराबर 1/3 रो C² RMS, ये अपन ने लिखा हुआ पीछे मान। P बराबर क्या होता है अपने पास 1/3 रो C² RMS। आप चाहो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से C² RMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो। ठीक है, या यूं कहे तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√रो। ये होता है ग्राहम विसरण नियम। CRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/रो। कब होगा, एक चीज ध्यान रखना, आप डेंसिटी या तो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट हुई या बहुत ही कम हुई तो ये अपन कह सकते हैं कि P इज प्रोपोर्श कि अपन इसको अगर अपन उधर भेजेंगे तो 1/रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है, आप उस P को छेड़ो ही मत ही, आप इस फॉर्मूले को ही देखो कि अगर अपन रो को उधर भेजेंगे तो C² RMS इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा अपने पास 1/रो, या यहाँ से अगर अपन निकाले तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/रो। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः जिस गैस का घनत्व, अतः जिस गैस का घनत्व जितना कम होगा, जिस गैस की डेंसिटी जितनी कम होगी उसके लिए CRMS उतना ही अधिक होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। CRMS अधिक होगा और आपकी गैस क्या होगी, जल्दी फैल जाएगी, जल्दी क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है, और गैस जल्दी विसरित हो जाएगी, गैस जल्दी विसरित हो जाएगी। यही ग्राहम का विसरण नियम है, यही ग्राहम का विसरण नियम है। बस ये ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना, देगा आपको ये कहीं नहीं मिलेगा है विसरण नियम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। मैंने किस प्रकार आपको बताया कि गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है कि गैसों के गत्यात्मक मॉडल पी बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस ही होता है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो रो 1/रो इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, अगर आप यहाँ से सी आर एम एस देखो तो 1/√रो, मतलब घनत्व जितना कम होगा, अगर गैस का घनत्व जितना कम होगा उसका सीआरएमएस उतना भी अधिक होगा, उसका अणु का वर्ग माध्य मूल्य क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी गैस जल्दी विसरित हो जाती है। यही ग्राम विसरण नियम है। ठीक है, 4 नियम हो गए। अब अगला नियम है अपना 5वां। पांचवा नियम है अपना डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ठीक है, डाल्टन ने अपने पर्टिकुलर दाब का नियम दिया था, वो क्या कहता है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी पात्र में भरी परस्पर कोई पात्र है अपने पास, उसके अंदर ऐसी गैस भरी हुई है, पात्र में भरी परस्पर क्रिया न करने वाली इस नियम के अनुसार किसी पात्र में भरी परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये भी अच्छा नियम है, शॉर्ट नियम ही अपने पास। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn। ये हो गया आपका डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ठीक है, क्या देखा अपने डाल्टन के आंशिक दाब नियम में कि जो इस नियम के अनुसार किसी पात्र में भरी परस्पर क्रिया न करने वाली, एक पात्र ले रहेगा, उसके अंदर जो गैस भरी हुई है आपस में परस्पर क्रिया नहीं कर रही है, तो उन गैसों का जो मिश्रण होता है, उन मिश्रण का कुल दाब, उस गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये होता आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, आइए अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा, अभी ध्यान रखना। 5 नियम अपन ने पढ़ लिए गैस नियम का। पहला नियम आपका कौन सा था, पहला नियम अपना था बॉयल लॉ। बॉयल नियम क्या होता है अपन ने देख लिया। फिर अपन ने पढ़ा चार्ल्स नियम क्या होता है वो भी देख लिया। फिर अपन ने तीसरा पढ़ा गेलुसक का नियम देख लिया। फिर अपन ने एक और नियम पढ़ा था बीच में, याद नहीं आ रहा मेरे को, बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और गेलुसक नियम, और एक क्या था अपने पास, ग्राम विसरण नियम। एक था ग्राम विसरण नियम और एक अपना पढ़िया डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ठीक है, एक अब अपना एक लास्ट और नियम रह गया गैस नियम में। गैस का नियम 5वां पॉइंट में अपना लास्ट और है, वो है अवोगाद्रो नियम। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नियम है। इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा नियम है, उसको अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा हर एक चीज़ आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, जितने भी नियम पढ़ा है। और क्वेश्चन जो मैं आपको करवा देता हूँ वो आपका क्वेश्चन ये हो गया आज का। एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गैसों के गत्यात्मक मॉडल के आधार पर, गैसों के गत्यात्मक मॉडल के आधार पर निम्न नियम को समझाइए। निम्न नियम को समझाइए। ठीक है,
काइनेटिक थ्योरी और मॉडल का ध्यान रखते हुए आपको नियम बताना है। कौन कौन सा है? बोयल का नियम, ठीक है। सेकंड चार्ल्स नियम। थर्ड है आपका गेलुसक का नियम, जो ताप दाब नियम था, गेलुसक का नियम जो आपका कौन सा था? ताप दाब नियम, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक आपका है ग्राहम विसरण नियम, ग्राहम विसरण नियम। और एक है आपका डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ठीक है। ये पांचों जो नियम पढ़े आपको अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट करना। तो आज की क्लास के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका यही रहेगा। हर साहब ये क्वेश्चन आपका यही रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए।